हेलो स्टूडेंट, जीत आइस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। बेसिकली जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जो आगामी पटवारी यानी लेखपाल का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए पेपर बनाया है। वैसे लेखपाल, पटवारी और वीपीडीओ का जो एग्ज़ाम है, उन दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, तो मैं समझता हूँ कि दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये पेपर बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूंगा। इसमें उत्तराखंड को रखा गया है और जीएस में हिस्ट्री है, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, कुछ जनरल साइंस के भी इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। जो नेक्स्ट मेरा पेपर होगा उसमें रीजनिंग का सेक्शन होगा और हिंदी का सेक्शन होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास है ये। चंद शासकों में सबसे प्राचीन जो 1317 एडी में जो एडिक्ट मिला था वो किस चंद शासक का था। तो देखिए, अगर उत्तराखंड के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कुनिंद वंश आया, फिर पौरव वंश आया जिसे पर्वताकार वंश भी कहते हैं, फिर कत्यूरी वंश आया और कत्यूरियों के पतन के बाद कत्यूरियों के खंडरों पर कई छोटे छोटे नए राज्य बने थे, जिसमें हम सीरा की बात करते हैं जो पिथौरागढ़ से पहचान हुई है, डोटी की पहचान करते हैं नेपाल से, यहाँ पर रेखाओं का शासन था। और इन्हीं के साथ अगर हम गढ़वाल की बात करते हैं तो वहाँ पर पंवार वंश आया था, और यदि कुमायूं की बात करें तो वहाँ पर चंद वंश आया। तो देखिए, चंदों में सबसे जो प्राचीन अभिलेख है ये अभयचंद का है, अभयचंद। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राजबुंगा का किला उत्तराखंड के किस जिले में है। देखिए, जो चंद वंश है इसका जो संस्थापक है ये सोमचंद को माना जाता है। तो सोमचंद ने क्या किया, राजबुंगा का किला बनाया था। राजबुंगा का किला जो कालांतर में चंपावत नाम से जाना गया, और चंपावत में जो राजबुंगा का किला है, इसी को चंदों ने अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सल्तनत के लिए सल्तनत के किस सुल्तान ने, यहाँ पर किस सुल्तान ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया था। देखिए, यहाँ पर आता है ज्ञानचंद को गरुड़, एक्चुअली में इसका नाम तो ज्ञानचंद था, लेकिन गरुड़ की उपाधि से सम्मानित जो किया था ये फिरोज तुगलक ने किया था। सल्तनत का शासक है फिरोज तुगलक, जिसे हम सल्तनत का अकबर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालो कल्याण चंद ने खगमारा कोट जो अल्मोड़ा में है को राजधानी बनाई, लेकिन ये योजना किसकी थी। देखिए, राजधानी तो खगमारा कोट अल्मोड़ा को ये बालो कल्याण चंद ने बनाई थी, लेकिन इसके पिता होते थे भीषम चंद। ये योजना जो है बेसिकली ये भीषम चंद की थी। नेक्स्ट, रुद्रचंद ने अकबर से मुलाकात कहाँ की थी। तो देखिए, ये जो रुद्रचंद है इसने अकबर से लाहौर में मुलाकात की थी। लाहौर। उत्तराखंड में खतड़वा किसके सम्मान में मनाते हैं। एक्चुअली में एक चंद शासक था लक्ष्मी चंद, उसके सम्मान में मनाते हैं। ये खतड़वा क्या है, एक कुमायूं में एक दीपावली जैसा त्योहार मनाया जाता है। एक्चुअली में इसने गढ़वाली सेनापति खतड़वा को पराजित किया था, उसके सम्मान में यहाँ क्या करते हैं, घास फूस का एक कार्टून जैसा बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि रावण को बनाया जाता है और उसमें आग लगाई जाती है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर एक हर्ष और उल्लास के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि, देखिए बाज बहादुर चंद बेसिकली यहाँ शाहजहां के समकालीन हैं, तो इसने उपाधि दी थी। फिर वो कह रहा है कि सुलेमान शिको ने किस चंद शासक के दरबार में शरण ली थी। तो यहाँ भी आंसर आता है बाज बहादुर चंद। एक्चुअली में शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को चुना था, लेकिन उसके भाइयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो वहां पर जो लड़ाई हुई तो उसमें औरंगजेब की जीत हुई थी, और दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह शरण की खोज में ये बाज बहादुर चंद के पास आया था, और इसने उसे उपहार देकर कूटनीति का परिचय दिया, और एक पंवार शासक आता है जिसका नाम है पृथ्वीपति शाह के दरबार में भेजा था। देखिए, किस शासक ने हुणियों का दमन किया था। देखिए, मानसरोवर यात्रा को सुरक्षित करने के लिए किस चंद शासक ने हुणियों का दमन किया था। एक्चुअली में यहां भी इसका आंसर बाज बहादुर चंद आता है। ये हुणी कौन लोग थे, एक तो मानसरोवर यात्रा को जो लोग उत्तराखंड के जाते थे तो उनके साथ लूटपाट करते थे, और जो भूटांतिक व्यापार होता था उनके साथ भी लूटपाट करते थे। तो इनसे
भूटांतिक व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। बीडी पांडे ने किस वंश के काल को पंचायती राज की संज्ञा दी? देखिए, चंदों का जो शासन था इसे पंचायती राज भी कहते हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कोटाल कौन थे? देखिए, चंदों के समय एक दो अधिकारी होते थे गांव में, एक का नाम कोटाल है, कोटाल, जो भू राजस्व का लेखा जोखा रखता था। एक होता था पहरी, पहरी एक चौकीदार के रूप में काम करता था। फिर वो कह रहा है चंद शासकों का मूल स्थान क्या था? क्या बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात? देखिए, चंदों का जो संस्थापक है उसका नाम सोमचंद है और ये इलाहाबाद के झूसी का रहने वाला था। इलाहाबाद के पास झूसी है और ये उत्तर प्रदेश में है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौशिक समिति का गठन किया गया था। एक्चुअली में जब उत्तराखंड नया राज्य बनाया जा रहा था, उत्तराखंड नया राज्य जब बनाया जा रहा था तो मुलायम सिंह की सरकार थी और इसने 1994 में, तो देखिए 1994 में मुलायम सिंह के समय एक रमाशंकर कौशिक गठित की गई थी। रमाशंकर कौशिक कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के गठन से है। यहां वही क्वेश्चन आ गया है, कौशिक समिति 1994। फिर कह रहा है कि नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, जो नए राज्य का निर्माण किया जाता है, ये जो अधिकार होता है बेसिकली ये पार्लियामेंट को होता है और पार्लियामेंट में एक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पेश किया जाता है, विशेष बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से पेश होता है, तो ये अधिकार संसद को है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, इनमें सिंचित भूमि कौन सी है? तो देखिए, सिंचित भूमि खेल नहीं है, उपराऊ तलाऊ। देखिए, ये इसका आंसर है। एक्चुअली में उत्तराखंड में जो ऊपर की ओर भूमि होती है उसे उपराऊ कहते हैं, जो वर्षा पर निर्भर होती है, और जो घाटियों में भूमि होती है, जहां नदियां होती हैं, उसे तलाऊ कहते हैं और यहां पर इरिगेशन फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, जीबी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देखिए, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत 1960 में, 1960 में इन्हीं के नाम पर पंतनगर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। चंदवंश की स्थापना निम्न में से कहां की गई थी? देखिए, चंदवंश की जो स्थापना हुई कहां की गई थी? बेसिकली ये हम देखते हैं, जो राजबुंगा चंपावत है, आता तो प्रॉपर एक ये है, अल्मोड़ा भी इसी में आता है, अल्मोड़ा भी चंदों की राजधानी रही, लेकिन इसमें ऑथेंटिक आंसर राजबुंगा चंपावत होगा, क्योंकि पहली इनकी यही राजधानी थी और सोमचंद को दहेज के रूप में यही क्षेत्र दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि चंदवंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किस राजा ने स्थानांतरित की थी? तो देखिए, ये आंसर आता है यहां पर बालो कल्याण चंद, 20 का आंसर है, लेकिन ये योजना बालो कल्याण चंद के जो पिता थे भीषम चंद की थी। नेक्स्ट, कैनी कौन थे? तो देखिए, चंदों के समय हम देखते हैं कैनी, तो कैनी नामक जो दास थे ये खेती करते थे, तो यहां पर दास वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो कृषि मजदूर इसका आंसर होगा। गांधी जी की सर्वप्रथम किस वर्ष उत्तरांचल में यात्रा हुई? तो देखिए, गांधी जी की जो यात्रा है ये 1915 में भी गांधी जी की यात्रा हुई। चूंकि 1893 में गांधी जी अफ्रीका में गुजरात के एक व्यापारी शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। तो उस समय जब गांधी जी भारत लौटे, उसी समय कुंभ का मेला चल रहा था, तो 1915 में गांधी जी हरिद्वार आए थे, 1916 में भी हरिद्वार आए, 1929 में गांधी जी की एक लंबी यात्रा रही, जैसे सबसे पहले वो नैनीताल आए, नैनीताल से भवाली आए, यहाँ से ताड़ीखेत गए, ताड़ीखेत से अल्मोड़ा गए, फिर कोसानी गए, ये गांधी जी की यात्रा थी। फिर 1931 में भी आए थे, तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा ये ए है 1915। इसी को कंटिन्यू करते हुए, पंवार शासकों के अभिलेख निम्न में से कहां से नहीं मिले? तो देखिए, देवप्रयाग, पौड़ी और श्रीनगर से मिले हैं, लेकिन मानपुर से अभिलेख नहीं मिले, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, रिपुमल, जिसका अपने वंश में सबसे प्राचीन ताम्रपत्र लेख 1410 ईस्वी का मिला है, वो किस वंश से बिलोंग करता था? तो देखिए, जब कत्यूरियों का पतन हुआ, मैंने अभी इससे पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था, तो पिथौरागढ़ और नेपाल, पिथौरागढ़ यानी सिरा और नेपाल यानी डोटी, यहां पर जिन लोगों का शासन था उनको हम रैका कहते थे। तो रैकाओं का एक शासक था रिपुमल, उसका 1410 ईस्वी में पहला अभिलेख मिला। फिर कौन सा मुस्लिम साहित्य पंवारों की जानकारी नहीं देता? देखिए,
जहांगीरनामा भी देता है, शाहजहांनामा भी देता है, और तारीख बदायूनी एक पुस्तक आती है, तारीख बदायूनी, ये भी जानकारी देती है, लेकिन अकबरनामा नहीं देता, और ये अकबरनामा ही इसका आंसर है। देखिए, अकबर के नवरत्नों में एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, अबुल फजल। अबुल फजल नाम सुना होगा। तो उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अकबरनामा है। अकबरनामा के 3 वॉल्यूम हैं, और उसके 3rd वॉल्यूम को आईने अकबरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए, पंवार शब्द निम्न में से किस शासक द्वारा दिया गया था? देखिए, जो पंवार शब्द यूज किया गया है, ये यहां पर आंसर आता है सुदर्शन शाह। अब क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कहां पर पंवारों की राजधानी नहीं रही? तो देखिए, चांदपुर भी इनकी राजधानी नहीं रही है, देवलगढ़ भी राजधानी रही है, श्रीनगर भी राजधानी रही, लेकिन फलदाकोट इनकी राजधानी नहीं रही। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, भरत कवि मानोदय काव्य को ज्योतिष राय की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए, जहांगीर नाम आता है, जहांगीर। ये भरत कवि बेसिकली इनकी जो मुलाकात है ये जहांगीर से भी हुई थी। अब हम लेकर चलते हैं, श्याम शाह की जहांगीर से मुलाकात कहां पर हुई थी? श्याम शाह, देखिए, ये आगरा में हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 29, रोटी सुच्ची नामक प्रथा किस पंवार शासक ने चलाई थी? तो यहां पर एक नाम आता है महीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंवार शासक ने मुगलों की नीति का विरोध किया था? तो देखिए, ये पृथ्वीपति शाह ने किया था। मैं आपको इसकी कहानी भी सुना देता हूं आपको। एक्चुअली में सुलेमान सिको चंद शासक बाज बहादुर चंद के दरबार में आया, उसने उसे उपहार देकर पृथ्वीपति शाह के दरबार में भेज दिया। ये उसे शरण दे रहा था सुलेमान सिको को, लेकिन इसका एक बेटा है मेदिनी शाह, उसने इसे गद्दी से उतार दिया और सुलेमान सिको को औरंगजेब को सौंप दिया। औरंगजेब से अच्छे संबंध स्थापित करने थे। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस पंवार शासक के कहने पर चंद शासक बाज बहादुर चंद पर आक्रमण किया था? इसका आंसर आता है, देखिए, इसमें दिया नहीं है तो आंसर आएगा इसका ये नॉन ऑफ दीज। लेकिन मैं बताना चाहूंगा उस शासक का नाम है मेदिनी शाह। मेदिनी शाह ने औरंगजेब से अच्छे संबंध बनाए थे, तो इसने बाज बहादुर चंद के समकालीन है उसे नीचा दिखाने के लिए औरंगजेब को प्रेरित किया था। देखिए, सिखों को राखी नामक कर किस पंवार शासक ने देना तय किया था? राखी नामक कर उपज का 1/5 हिस्सा होता था, और यहां पर एक नाम आता है जयकर्त शाह। फिर देहरादून पर रोहेलों का अधिकार किस पंवार शासक के समय हुआ था? इसका आंसर है प्रद्युमन शाह। रोहेलों का अधिकार हुआ सी। स्टूडेंट्स, अब हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहां पर, और पहला ही क्वेश्चन देता है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? देखिए, रवि कीर्ति एक चालुक्य शासक है, और चालुक्य शासक का नाम है पुलकेशिन सेकंड। ये इसका दरबारी कवि है, और इस रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख भी लिखा है, एहोल अभिलेख। देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? इसका आंसर भीम सेकंड आता है, और इसने 1178 में कासहद के मैदान में गोरी को पराजित किया था। ये गुजरात के चालुक्य वंश का शासक है, चालुक्य वंश जिसे सोलंकी वंश भी कहते हैं। और दूसरी बात, 1191 में मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। फिर वो कह रहा है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो यहां पर एक नाम आता है अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसका नाम इल्तुतमिश है। एक्चुअली में मोहम्मद गोरी का जो गुलाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, तो इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। फिर आता है 38, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए, जो देवगिरी है ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ का एक शासक है जिसका नाम रामचंद्र देव है। ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राया की उपाधि भी दी थी। 39, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसमें आंसर ए है अलाउद्दीन खिलजी। एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूर्व सफलताओं के कारण बहुत ही घमंडी हो गया, और इसने 2 काम करने का निर्णय लिया। पहला था
कि मैं विश्व विजेता बनूंगा। विश्व विजेता बनने की घोषणा की और अपने सिक्कों पर सिकंदर ईसानी लिखवाने लगा। फिर वहीं दूसरी ओर इसने नया धर्म चलाने की घोषणा की, लेकिन बाद में उलेमाओं के कहने पर अपने दोनों निर्णय इसने वापस ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि है, खालसा भूमि का सर्वाधिक विकास हुआ? ये अलाउद्दीन खिलजी है। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनने के सपने देख रहा था और वहीं दूसरी ओर इसके राज्य में विद्रोह होने लगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि राज्य में विद्रोह होने के क्या कारण हैं, तो उसमें एक मेन कारण ये दिखाया था कि लोग धनी हो गए थे, इसलिए विद्रोह करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने धनी लोगों को दरिद्र बनाने के उद्देश्य से एक तो टैक्स रेट 1/2 यानी 50% किया। दिल्ली सल्तनत का पहला और अंतिम शासक है जिसने सर्वाधिक कर लिया था 50%। वैसे तो भारतीय इतिहास में ही ये सबसे ज्यादा है। इसने घरई और चरई 2 अन्य कर भी लगाए थे और इसने दान में दी गई भूमि को छीन लिया। जो दान में भूमि दी जाती थी, इससे खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि का विकास हुआ। फिर वो कह रहा है ये हर्ब है, हर्ब ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो देखिए, ये जो सुल्तान है इसका नाम फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक एक्चुअली में सल्तनत में सर्वाधिक नहरें इसी ने खुदवाई 5। तो उन नहरों का पानी जो किसान प्रयोग करता था उनसे कर लिया जाता था, जिसे हर्ब ए सर्ब यानी सिंचाई कर कहते थे। फिर कह रहे 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो देखिए, सेना का सर्वोच्च अधिकारी बेसिकली खान होता था। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक्चुअली में जो जलालुद्दीन शासक था, इसकी सेना में मंगोल सैनिक थे, मंगोल सैनिक। तो इन्होंने क्या किया, दशमलव प्रणाली अपनाई थी। तो यहां पर सेना का जो हायरार्की सिस्टम था, क्लासिफिकेशन, वो ऐसे होता था कि जब 10 सिपाही होते थे, 10 सिपाहियों के ऊपर एक सर ए खैल होता था, और जो 10 सर ए खैल होते थे, सर ए खैल, इनके ऊपर एक सिपे सालार होता था, सिपे सालार होता था। जो 10 सिपे सालार होते थे, इसके ऊपर एक अमीर होता था, और 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था, और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था, और सभी खानों के ऊपर सुल्तान होता था। तो देखिए, सेना का सर्वोच्च सेनापति सुल्तान होता है, लेकिन अगर सुल्तान नहीं दिया, अधिकारियों की बात आती है, तो वहां पर इसका आंसर खान होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? देखिए, किताबुल हिंद जो पुस्तक है ये अरबी भाषा में है और अलबरूनी ने लिखी थी। इसे हम अबू रेहान भी कहते हैं, और ये गजनवी के साथ भारत आया था। इस पुस्तक का इंग्लिश ट्रांसलेट सचाऊ ने किया था। सचाऊ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार आईएएस में कि इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया, और इस बार हिस्ट्री के नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? तो देखिए, वो है फारसी। एक्चुअली में 4 विकल्प दिए हैं स्टूडेंट्स। देखिए, उर्दू में कोई भी पुस्तक नहीं लिखी गई। अगर हम तुर्की की बात करते हैं तो इसमें केवल एक ही पुस्तक लिखी है, वो है बाबर की ऑटोबायोग्राफी, बाबरनामा। और अरबी की अगर बात करते हैं, इसमें एक तो अल-बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी है, एक उतबी ने किताबुल यामिनी लिखी है, एक चचनामा पुस्तक, चचनामा जो अरबों की जानकारी देती है, चचनामा से जानकारी वो अरबी में है, और एक बिलादुरी की पुस्तक है फुतुहात उस बलदान। बाकी सब फारसी भाषा में, ये ध्यान रखना है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? यह है इल्तुतमिश। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां है, इसका उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना नहीं था। एक्चुअली में क्या हुआ, ख्वारिज्म का एक राजकुमार होता है जिसका नाम जलालुद्दीन मांगबरनी है। ये उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आया, और मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे शरण न देकर चंगेज खां के खतरे को टाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग का है, पॉलिटी शुरू हो जाती है। एक्चुअली में बेटे, द्वैध शासन, डायरेक्टरी सिस्टम, इसका मतलब होता है कि अंग्रेज भी शासन करेंगे और भारतीय भी। तो अगर द्वैध शासन की बात करते हैं, तो अगर प्रांतों में द्वैध शासन की बात करते हैं तो प्रांतों में शुरू किया गया था 1919 में, लेकिन यहां बात की गई है केंद्र की, तो इसका आंसर सी है 1935।
तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, बहुत प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते और वहां मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि वो केंद्र में पूछ रहा है या प्रांतों में। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? एक्चुअली में 1937 में भारत में पहले प्रांतीय चुनाव हुए और ये 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। आप जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया है, इंडियन हिस्ट्री में मैंने देख लिए, मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस भी किया है। तो 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। इन 11 प्रांतों में से एक पंजाब है, एक सिंध है और एक बंगाल, जहां कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी। तो इसका आंसर डी है। फिर वो कह रहा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। एक्चुअली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, सेकुलरिज्म और अखंडता यानी इंटीग्रेटेड, ये शब्द एक 42 अमेंडमेंट हुआ, 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए और ये अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, और ये पहला ही मौलिक अधिकार है, राइट ऑफ इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 है। फिर वो कह रहा है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, लोकसभा और लोकसभा, राज्यसभा, मैं यहां लिख देता हूं, लोकसभा, 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 दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा, इसके साथ साथ राज्यों की विधानसभा, विधानसभा। और देखिए जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उनमें पहले 2 राज्य थे, उनमें यूटीएस, एक दिल्ली है और एक है पुदुचेरी, पांडिचेरी, यहां भी विधानसभाएं हैं। इनके ओनली 4 इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर है। लेकिन अब बात आती है कि जम्मू के अंदर भी विधानसभा है, विधानसभा है, जबकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसे अभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी को भी अधिकार संविधान संशोधन एक हुआ था, 69वां अमेंडमेंट हुआ, उसके द्वारा अधिकार दिया गया था। तो यहां अभी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। श्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति क्रम में भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करते हैं तो 13 इनका स्थान है, 13वां। फिर लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उन्हें जनरली वोटिंग का अधिकार नहीं होता, लेकिन यदि बराबर वोट होते हैं तो ऐसे में वो निर्णायक मत दे सकते हैं, जिसे हम कास्टिंग वोट कहते हैं, और इसका आंसर डी है। फिर नए राज्य के गठन की शक्ति, नया राज्य जो बनाया जाता है, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में इसकी व्यवस्था है, तो इसकी जो शक्ति होती है बेसिकली ये संसद में निहित होती है। फिर वो कह रहा है पंचायत, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव कराया जाता है? तो देखिए 6 मंथ के अंदर बेसिकली चुनाव होता है, 6 मंथ। फिर वो कह रहा है वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो यहां 25 न्यायालय हैं और इसको हम 24+1 कह सकते हैं। डायरेक्ट कहना बेहतर नहीं होगा, चूंकि 24 स्टेट के हैं, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो उसमें मात्र दिल्ली ऐसा है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो नंबर ऑफ हाई कोर्ट 24+1 ये है। फिर वो कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। फिर वो कह रहा है लवणता की जो सर्वाधिक मात्रा है वो कहाँ पाई जाती है? तो एक डेड सी है यानी मर्त सागर, फिर ओजोन परत अवस्थित है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें 5 लेयर होती हैं, 5 लेयर। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है,
आयन और उसके बाद बहिर्जात मंडल है, यानी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। लेकिन जो समताप मंडल है, ये ओजोन परत, ये समताप मंडल में है। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे यूएनडीपी तैयार करती है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार करता है। यहीं पर एक नया क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जिस तरीके से यूएनडीपी तैयार करती है विश्व स्तर पर, तो इसी तरीके से भारत के अंदर जो राज्य हैं, उनका भी एक मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है और उसे नीति आयोग तैयार करता है। ध्यान रखना है, कौन? नीति आयोग। नेक्स्ट देखते हैं कि आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच है? आदम का पुल, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडिया है और इंडिया के नीचे ये श्रीलंका है। तो यहां पर आदम का पुल है, अर्थात इंडिया और श्रीलंका। डी इसका आंसर है। फिर वो कह रहा है निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भारत को छूता है, लेकिन इसका आंसर श्रीलंका है। चूंकि श्रीलंका और भारत, यहां पर बीच में क्या है? समुद्र है। यहां एक कच्चा टिबू द्वीप भी है जो भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है, यानी डायरेक्ट सीमा नहीं छूती। निम्न राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? लंबी। तो देखिए स्टूडेंट्स, भारत के 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र तट को छूते हैं और उसमें सबसे लंबी तट सीमा गुजरात की है। फिर देखते हैं हम किस राज्य में लूनी नदी बहती है, वह कौन सा है? एक्चुअली में जो राजस्थान, वहां एक अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो वहां से एक लूनी नदी निकलती है और वहां से गुजरात चली जाती है और पानी के अभाव में ये रास्ते में सूख जाती है। तो भारत की मात्र एक ऐसी नदी है जो कहीं भी नहीं गिरती। तो इसका प्रॉपर जो आंसर है वो राजस्थान है। निम्न उद्योगों में से भारत में प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता को भी पढ़ते हैं और सिंधा वासियों का मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। पूरे भारतीय इतिहास में अगर पूछता है कि सबसे प्राचीन उद्योग क्या है, तो टेक्सटाइल है। फिर वो कह रहा है कि कोंकण रेलवे मार्ग निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा भारत है, ये एक प्रायद्वीप भारत है। तो यहाँ गुजरात से नीचे हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ नीचे की तरफ, तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये वेस्टर्न हिस्सा है। तो ये कौन सा है? पश्चिमी घाट पहाड़ी है और इस पहाड़ी को हम सह्याद्री पहाड़ी भी कहते हैं। तो यहाँ जो ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको काट कर ये कोंकण रेलवे बनाई गई है। तो यहाँ पर लगभग 85 किलोमीटर के आसपास ट्रेन सुरंग से गुजरती है, जिसकी सबसे लंबी सुरंग कारबुडे सुरंग है। ये जो रेलवे ट्रैक है ये 760 किलोमीटर है और ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र के बाद गोवा और कर्नाटक 3 राज्यों तक जाती थी, लेकिन अब इसकी एंट्री थोड़ी सी केरल में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी? देखिए इसका नाम है एजी टांसले इसका आंसर है। फिर वो कह रहा है हिंदू समृद्धि दर यानी हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? तो देखिए इसका संबंध नेशनल इनकम से है, राष्ट्रीय आय। फिर कह रहा है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? पिछड़े, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रोलिंग प्लान दिया गया ये गुन्नार, जी फॉर गुन्नार है, गुन्नार मिडल के द्वारा दिया गया था और भारत में भी इसके रोलिंग प्लान को अपनाया गया। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम एशियन ड्रामा है, एशियन ड्रामा। तो इसका विचार गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक नियोजन। एक्चुअली में जो आर्थिक नियोजन है ये समवर्ती सूची, जिसे इंग्लिश में कॉन्क्रीट लिस्ट कहते हैं, ये इसका विषय है। संगम योजना,
देखिए संगम योजना ये बिल्कुल रटने वाले फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो विकलांग जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने योजना चलाई है। फिर वो कह रहा है कि मीरा सेठ कमेटी का संबंध किससे है। देखिए मीरा सेठ एक हथकरघा हथकरघा का मतलब होता है जो हाथों से काम करते हैं, ऐसे उद्योग जो होते हैं, उसका संबंध मीरा सेठ कमेटी से है। मीरा सेठ। फिर नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन हैंडशेक क्या है। देखिए आज वर्तमान में देखते हैं कि VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम भारत सरकार ने चलाई है, राज्य सरकार भी चला रहे हैं। तो इसी तरीके से पहले गोल्डन हैंडशेक स्कीम चलाई गई थी, उसका मतलब होता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अर्थात अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकते हैं। फिर देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन, देखिए इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का है, ये ध्यान सॉरी उत्तर प्रदेश है गन्ने में। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, ये भी उत्तर प्रदेश है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, पानी, धूप, वायु और उपयुक्त तापमान। हम सोचते हैं कि हर एक की जरूरत होती है, लेकिन ध्यान रखना है धूप की जरूरत नहीं होती, सनलाइट की जर्मिनेशन में कोई जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब हम किसी सीड को सोविंग करते हैं, बोते हैं, तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, तो वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफी चाहता हूं 76 ही क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें लगभग जीएस के जितने सेक्शन हैं सभी को मैंने हर सेक्शन से कुछ क्वेश्चन लिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। तो अपनी तरफ से बेहतर प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।